नमस्कार। स्वागत है आपका शाश्वत ज्ञान में। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं हजारों वर्ष पीछे, उस समय में जब आधुनिक प्रयोगशालाएं नहीं थीं, टेलीस्कोप नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, क्वांटम फिजिक्स का नाम तक अस्तित्व में नहीं आया था। लेकिन मनुष्य एक सवाल पूछ रहा था, यह ब्रह्मांड आखिर है क्या? ऊर्जा क्या है? प्रकृति किस नियम से चलती है? चेतना क्या है? मनुष्य का ब्रह्मांड से संबंध क्या है? वाणी में इतनी शक्ति क्यों है? और इंसान केवल प्रकृति का उपभोक्ता है या उसका एक हिस्सा भी है? आज हम इन्हीं सवालों की यात्रा करेंगे ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के माध्यम से। और इस यात्रा में हम केवल यह नहीं देखेंगे कि आशी वामदेव ने क्या कहा, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि उन विचारों को आज का विज्ञान किस तरह देखता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज का युवा इन प्राचीन विचारों से अपने जीवन के लिए क्या सीख सकता है। एक बात शुरुआत में स्पष्ट कर देना जरूरी है, हम यह दावा नहीं कर रहे कि ऋग्वेद में आधुनिक क्वांटम फिजिक्स या बिग बैंग थ्योरी का पूरा वैज्ञानिक विवरण पहले से मौजूद था। नहीं, ऋग्वेद एक मॉडर्न साइंस टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन हजारों वर्ष पहले पूछे गए कुछ प्रश्न आज भी विज्ञान, दर्शन और मानव चेतना के सबसे बड़े प्रश्न बने हुए हैं। और यही समानता हमारी इस यात्रा को रोचक बनाती है। पार्ट 1, आर्षि, वामदेव और चेतना का प्रश्न। आज हम बात करेंगे उसे ग्रंथ की जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन विज्ञान कोश कहा जाता है, ऋग्वेद। और आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल यानी कि फोर्थ मंडल, चौथे मंडल की बात करेंगे। इसका काल लगभग 1500 से 1000 BC माना जाता है। इस मंडल के आर्षि वामदेव गौतम है, जो महर्षि गौतम के पुत्र हैं। ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल परंपरागत रूप से आर्षि वामदेव गौतम से जुड़ा हुआ है। यह बहुत गहरी दार्शनिक और वैज्ञानिक रूप से उन्नत खंडों में से एक है। यह मंडल सिर्फ देवताओं की स्तुति नहीं, बल्कि वास्तव में आज की जो मॉडर्न साइंस है, उसके इन्वेंशंस हैं, उसमें कुछ सिमिलरिटीज बताता है। वामदेव का व्यक्तित्व वैदिक परंपरा में अत्यंत विलक्षण माना गया है। उनसे जुड़ी परंपराओं में एक विशेष बात आती है कि उनका ज्ञान साधारण अनुभव से कहीं अधिक गहरी अवस्था से जुड़ा हुआ था। और यहीं से एक बहुत बड़ा प्रश्न जन्म लेता है, चेतना आखिर कब शुरू होती है? क्या चेतना केवल शरीर और मस्तिष्क के विकसित होने के बाद आती है, या जीवन की शुरुआत से ही कोई अवेयरनेस विकसित होती रहती है? आज न्यूरोसाइंस और डेवलपमेंटल साइंस भी प्रीनेटल डेवलपमेंट, सेंसरी लर्निंग और मेमोरी जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अभी विज्ञान के पास यह अंतिम उत्तर नहीं है कि पूर्ण कॉन्शियस एक्सपीरियंस वास्तव में कब शुरू होता है। इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मॉडर्न साइंस ने वामादेवा की बात सिद्ध कर दी। यह वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं, प्राचीन भारतीय चिंतन और आधुनिक न्यूरोसाइंस दोनों हमें कॉन्शियसनेस की प्रकृति पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। और शायद यही सबसे सुंदर कनेक्शन है। कभी कभी महान ज्ञान वह नहीं होता जो तुरंत उत्तर दे दे, बल्कि वह होता है जो हमें सही प्रश्न पूछना सिखा दे। पार्ट 2, अग्नि केवल आग नहीं, परिवर्तन का प्रतीक। चौथे मंडल के आरंभिक सूक्त में महर्षि वामदेव अग्नि का वर्णन केवल एक आग के रूप में नहीं, बल्कि निराकार ऊर्जा, फॉर्मलेस एनर्जी के रूप में करते हैं, जिससे यह ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जिसे यह यूनिवर्स का जन्म हुआ। मंडल 4 सूक्त 1 श्लोक 11 के अनुसार वह फॉर्मलेस एनर्जी व निराकार ऊर्जा का स्वरूप अंतरिक्ष के गर्भ में इस विशाल ब्रह्मांड के आधार में सबसे पहले उत्पन्न हुआ। उसके ना पैर थे, ना सर, अर्थात निराकार था। वह अपनी सीमाओं को अंतरिक्ष के रहस्यमय गर्भ में छुपाए हुआ था। ऋग्वेद मंडल 4 सूक्त 1 श्लोक 11 में अग्नि का वर्णन अत्यंत रहस्यमय इमेजरी में मिलता है। बिना पैरों के, बिना सिर के अग्नि यहां केवल हमारे सामने जलने वाली फिजिकल फायर नहीं है। वैदिक चिंतन में अग्नि का अर्थ बहुत व्यापक है। अग्नि है ऊर्जा, प्रकाश, परिवर्तन, गति और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की शक्ति।
अब आधुनिक विज्ञान की ओर देखिए। प्रकृति में परिवर्तन निरंतर हो रहा है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। पदार्थ और ऊर्जा के बीच गहरा संबंध है। आधुनिक फिजिक्स हमें बताती है कि प्रकृति को फील्ड्स, पार्टिकल्स और उनके इंटरैक्शंस के माध्यम से समझा जा सकता है। कॉस्मोलॉजी हमें बताती है कि हमारा ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और घनी प्रारंभिक अवस्था से विकसित हुआ और समय के साथ विस्तार तथा कूलिंग के माध्यम से गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और अंततः लाइफ के लिए परिस्थितियां बनी। लेकिन अग्नि को एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रिंसिपल के रूप में देखना और मॉडर्न फिजिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन को फंडामेंटल मानना एक बहुत रोचक फिलोसॉफिकल पैरेलल जरूर है, और इससे हमारे युवाओं को एक शानदार शिक्षा मिलती है। परिवर्तन से डरिए मत। आपका करियर बदल सकता है, आपकी परिस्थितियां बदल सकती हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है। आप असफल हो सकते हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी खोनी पड़ सकती है, लेकिन परिस्थितियां बदलें, आपके मूल्य नहीं। अपनी स्ट्रैटेजी बदलें, अपना तरीका बदलें, नई चीजें सीखें, लेकिन अपनी ईमानदारी, मेहनत और चरित्र को मत छोड़िए। चेंज योर स्ट्रैटेजी, नॉट योर इंटेग्रिटी। आज की यंग जनरेशन यह समझेगी कि चेतना यानी एनर्जी और कॉन्शियसनेस सब में मौजूद है, सब में एक जैसी एनर्जी है, सब में एक जैसी कॉन्शियसनेस है। तो नफरत, गुस्सा, विभाजन अपने आप ही कम हो जाएंगे। जब हमारी समझ में आ जाएगा कि जो मेरे अंदर है, जो एनर्जी मेरे अंदर है, वह किसी दूसरे, चाहे वह मेरा दोस्त है, चाहे वह मेरा दुश्मन है, उसके अंदर भी वही एनर्जी है, तो हम उसको या तो प्यार करेंगे या तो उसको समझेंगे, और इसके लिए नफरत हमसे दूर हो जाएगी। हम प्यार बांटते चलेंगे और प्यार को रिसीव करते चलेंगे। हमारे युवा जनरेशन को और हमें ह्यूमैनिटी एज अ होल यह समझना पड़ेगा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। शायद हम आज एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां भौतिक चीजों, मटेरियल थिंग्स हमारी ही कीमत तय करता है। वामदेव याद दिलाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर की फॉर्मलेस एनर्जी है। वह हमारी बुद्धि, रचनात्मक और चेतना को प्रभावित करती है। आज हमारे युवा पीढ़ी और मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा वह है एंजाइटी, डिप्रेशन। अब जैसे आज की जनरेशन अकेलेपन के खिलाफ जूझ रही है, आज की पीढ़ी डिजिटल दुनिया में सबसे अधिक जुड़ी हुई है। फिर वह सबसे अधिक अकेलेपन से, आइसोलेशन से भी पीड़ित है। मंडल 4 सिखाता है कि अलगाव या आइसोलेशन एक भ्रम है। आप जैविक और परमात्मिक रूप से पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं। आप ना कभी अकेले थे, ना कभी अकेले होंगे। पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रेडी है। जो भी चाहे आप उससे मांग सकते हो, लेकिन अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखते हुए, एंजाइटी से, डिप्रेशन से दूर रहते हुए निडर रहना है बस। अकेलेपन की भावना को दूर रखो। आपके अंदर सब कुछ वह चीज है जो आपके अकेलेपन को दूर करेगा, आपका आइसोलेशन को दूर करेगा। सिर्फ उसे समझने और सोचने की जरूरत है। पार्ट 3, मैं मनु हूं, मैं सूर्य हूं। अब मंडल 4 के एक अत्यंत अद्भुत मंत्र की ओर चलते हैं। मंडल 4, सूक्त 26 श्लोक 1 में महर्षि वामदेव अपनी भौतिक देह, मटेरियल बॉडी से परे जाकर स्वयं को पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा पाते हैं। इसमें वर्णित है कि मैं ही प्रथम मानव मनु हूं, और मैं ही सूर्य हूं, मैं ही ज्ञानी अर्षि कक्षीवान हूं, मैं ही दूरदर्शी कवि उष्णा हूं। मुझे देखो, मैं मनु रहा हूं, मैं सूर्य रहा हूं। और आगे वे स्वयं को अन्य अर्षियों और दिव्य व्यक्तित्वों से जोड़ते हैं। पहली दृष्टि में यह कथन बहुत असाधारण लगता है। क्या इसका अर्थ यह है कि कोई मनुष्य सचमुच भौतिक रूप से सूर्य बन गया? नहीं, इसे एक विजनरी और सिंबॉलिक डिक्लेरेशन के रूप में समझना अधिक उचित है। यह उस अवस्था की ओर संकेत करता है जहां व्यक्ति की पहचान केवल उसके छोटे से व्यक्तिगत शरीर तक सीमित नहीं रहती। अब एक क्षण के लिए मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को देखिए। आज साइंस हमें बताती है कि हमारे शरीर में मौजूद अनेक एलिमेंट्स की कॉस्मिक हिस्ट्री है। कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन, इनमें से कई एलिमेंट्स स्टेलर प्रोसेसेस और तारों की एवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं।
इसीलिए कार्ल सगन का प्रसिद्ध विचार वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ इतना पावरफुल बन गया। इसका अर्थ यह नहीं कि ऋग्वेद ने मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स की इक्वेशंस पहले ही लिख दी थी, लेकिन एक ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल कनेक्शन जरूर दिखाई देता है। मनुष्य ब्रह्मांड से अलग कोई आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट नहीं है। हम उसी कॉस्मिक स्टोरी का हिस्सा हैं। इसलिए जब कभी आपको लगे मैं बहुत छोटा हूं, मेरी जिंदगी का कोई महत्व नहीं, तो याद रखिए आपके शरीर का पदार्थ भी एक विशाल कॉस्मिक जर्नी का हिस्सा है। आपकी कहानी केवल आपके जन्म से शुरू नहीं होती। आपके भीतर ब्रह्मांड का एक बहुत पुराना इतिहास मौजूद है। पार्ट 4 रथ, ब्रह्मांड का संतुलन और जीवन का अनुशासन। अब आते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैदिक विचार पर। रथ, ऋग्वेद मंडल 4 सूक्त 23 श्लोक। नौरित ही वह नियम है जिससे सूर्य अपने मार्ग पर चलता है, जिससे नदियां बहती हैं, जिससे ऋतुएं बदलती हैं। ऋत का अर्थ क्या है? सत्य, ब्रह्मांडीय व्यवस्था या प्राकृतिक नियम और संतुलन। ऋत यह बात बताता है कि ब्रह्मांड अराजक या मिसमैनेज नहीं है, बल्कि एक निश्चित डेफिनेट गणितीय, मैथमेटिकल और नैतिक मॉरल नियमों से बंधा है। और यह आज की मॉडर्न साइंस में लॉ ऑफ फिजिक्स इकोलॉजिकल बैलेंस से मेल खाता है, जो कहते हैं कि ग्रहों की गति हो या नदियों का प्रवाह, सब कुछ एक व्यवस्था से बंधा हुआ है। अर्थ का अर्थ केवल लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं है, इसका अर्थ व्यापक है। सत्य, व्यवस्था, कॉस्मिक ऑर्डर, हार्मनी और वह सिद्धांत जिसके अनुरूप प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है। ऋग्वेद में यह विचार बार बार सामने आता है कि प्रकृति पूरी तरह निरर्थक अराजकता नहीं है। सूर्य की गति है, ऋतुएं हैं, जल का चक्र है, प्रकृति के अपने नियम हैं। आज साइंस भी हमें बताती है कि यूनिवर्स में पैटर्न्स और रेगुलरिटीज मौजूद हैं, जिन्हें हम मैथमेटिकल लॉज के माध्यम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन आरटीआई और मॉडर्न लॉज ऑफ फिजिक्स बिल्कुल एक ही चीज नहीं है। दोनों को बराबर बताना उचित नहीं होगा। फिर भी प्रकृति में, व्यवस्था और मानव जीवन में अनुशासन के बीच एक बहुत सुंदर कनेक्शन बनाया जा सकता है। आज की युवा पीढ़ी एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन और अनसर्टेनिटी से जूझ रही है। हमारा ध्यान कुछ सेकंड्स में बदल जाता है। एक नोटिफिकेशन पढ़ाई रोक देती है, एक सोशल मीडिया पोस्ट हमारा कॉन्फिडेंस गिरा देती है, एक फेलियर हमें लगता है कि पूरी जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे समय में रथ हमें एक सरल शिक्षा देता है। ऋत वाले सूक्त से हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश बनता है कि हमें अनुशासन एवं संतुलन में रहना चाहिए। आज का युवा तनाव, अनिश्चितता और अव्यवस्था से जूझ रहा है। उसके लिए अनुशासन और संतुलन यही एक और एक माध्यम है जिससे इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। ऋत सिखाता है कि जीवन में एक लय, एक अनुशासन रखना ही सफलता का स्रोत है, चाहे वह पढ़ाई, रिश्ते या स्वास्थ्य ही क्यों ना हो। ऋत हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी सीखना है। हमारे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी रहती है। ब्रह्मांड एक नाजुक संतुलन ऋत से चलता है। जब हमारे युवा पीढ़ी यह समझेगी कि महासागरों से जो जीवन शक्ति है वह उनके भीतर भी है, तो वह इस ग्रह, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, इस ग्रह की रक्षा करेंगे, इसका शोषण नहीं। अपने जीवन में एक रिदम बनाइए। समय पर सोइए, समय पर उठिए, अपने शरीर के लिए समय निकालिए, सीखने के लिए समय निकालिए, परिवार के लिए समय निकालिए, टेक्नोलॉजी से दूरी का भी समय रखिए और कुछ समय केवल अपने साथ बिताइए। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है। डिसिप्लिन वह व्यवस्था है जो आपकी ऊर्जा को सही दिशा देती है। पार्ट 5 रुबु, स्किल से इनोवेशन तक। अब आते हैं मंडल 4 के अत्यंत प्रेरणादायक पात्रों पर। रोरभू। मंडल 4 के सूक्त 33 से 37 रघुओं को समर्पित है। रघु 3 भाई थे जिन्होंने एक प्याले को 4 में बदल दिया, बूढ़े घोड़े को जवान कर दिया और एक रथ भी बनाया जो बगैर घोड़े के चलता था। उनका कहना था कि मनुष्य अपने तप से देव बन सकता है,
और आज का मॉडर्न साइंस, अगर हम इसे रिलेट करें तो यह बात कुछ और नहीं बल्कि आज का मटेरियल साइंस, क्लोनिंग, रिजुवनेशन और ऑटोमेशन का वर्णन ही है। उनका कहना था कि स्किल हो तो इनोवेशन भी होना चाहिए, प्रयास रत रहे। मंडल 4 के 33 से 37 तक के सूक्तों में अरबों की असाधारण क्राफ्ट्समैनशिप और इंजेन्युइटी की प्रशंसा मिलती है। एक प्रसिद्ध इमेजरी में वे एक पात्र को 4 बना देते हैं। उनकी क्राफ्ट्समैनशिप इतनी अद्भुत है कि वे साधारण मनुष्य से दिव्य स्तर तक उठते दिखाई देते हैं। यहां एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। मनुष्य केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है। मनुष्य क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, सुधार सकता है और इनोवेट कर सकता है। आज दुनिया में देखिए, AI, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमेशन, इन सब के पीछे एक ही मूल शक्ति है, ह्यूमन क्रिएटिविटी। इसलिए युवा पीढ़ी के लिए रबुओं का संदेश बहुत सीधा है। सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल मत करो, टेक्नोलॉजी बनाना सीखो। सिर्फ नौकरी मत खोजो, प्रॉब्लम्स को समझो और सॉल्यूशंस बनाना सीखो। सिर्फ यह मत पूछो कोई इस समस्या को सॉल्व क्यों नहीं करता, पूछिए क्या मैं इसका सॉल्यूशन बना सकता हूं। यही इनोवेशन की शुरुआत है। और याद रखिए, टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन मास्टरी प्रैक्टिस से आती है। पार्ट 6, 4 सींग, 3 पैर और 7 हाथ, वाणी की शक्ति। ऋग्वेद मंडल 4:58 सूक्त मंत्र। 3 सबसे बड़ा रहस्य इसमें कहा गया है कि उसके 4 सींग हैं, 3 पैर हैं, 2 सर और 7 हाथ हैं। वह वृषभ 3 प्रकार से बंधा हुआ है, गर्जना करता है। वह महान देव मनुष्यों में प्रवेश कर गया है। अब इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो यह एक असंभव सा जीव लगता है, फिर वही इसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज समझ आती है। लेकिन इससे भी रोचक यह है कि पतंजलि परंपरा में इसका भाविक इंटरप्रिटेशन कर समझ में आता है कि 4 सींग मीन्स शब्द की 4 श्रेणियां, नाम, संज्ञा, स्लैश, अज्ञात क्रिया, उपसर्ग एवं निपट है। 3 पैर 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल हैं। 7 हाथ 7 विभक्तियां हैं। 3 बंधन वाणी के उच्चारण के स्थान हैं, जो हमारा वक्ष, कंठ और शीर्ष है। वक्ष मीन्स हमारी छाती से जो आवाज आती है, जो कंठ मीन्स हमारे जो गले से आवाज आती है, शीर्ष मतलब हमारे जो ऊपर वाले भाग से आवाज आती है। वृषभ का गर्जना, इसको हम वाणी या शब्द से जुड़ा हुआ कह सकते हैं। अब ऋग्वेद की इस सूक्त का आज की भाषा को लेकर हम एक एनालिसिस करते हैं। ऋग्वेद में भाषा को केवल एक जो कम्युनिकेशन स्किल नहीं माना गया है, वाणी को एक शक्तिशाली सृजनात्मक शक्ति के रूप में देखा गया है। आज की जो हमारी कॉग्निटिव साइंस एंड लिंग्विस्टिक्स हमें यह बताते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि भाषा विचार को ऑर्गेनाइज करती है, मेमोरी को स्ट्रक्चर करती है, कॉन्सेप्ट बनाती है, सोशल कोऑपरेशन एंड नॉलेज को ट्रांसफर करती है। आज के दौर में जहां AI, सोशल मीडिया हाइपरएक्टिव है, वहां एक भी गलत भाषा का प्रयोग या एक हेट फिल्ड सेंटेंस समाज तक को बांट सकता है, दंगे करवा सकता है। सो वाणी की शक्ति को समझो और उसको प्रयोग करो। उसके 4 सींग हैं, 3 पैर हैं, 2 सिर हैं और 7 हाथ हैं। 3 स्थानों पर बंधा हुआ वह वृषभ गर्जना करता है। भारतीय व्याकरणिक और दार्शनिक परंपराओं में इस इमेजरी की अनेक व्याख्याएं की गईं और इसे वाणी, भाषा, व्याकरण, समय और अभिव्यक्ति से जोड़ा गया। यहां हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, वाणी को केवल कम्युनिकेशन नहीं माना गया, वाणी को शक्ति माना गया। और आज इससे ज्यादा रेलेवेंट बात शायद ही कोई हो। आज एक ट्वीट, एक रील, एक व्हाट्सएप मैसेज, एक यूट्यूब वीडियो कुछ ही मिनट में हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक झूठ समाज में भ्रम फैला सकता है, एक हेटफुल सेंटेंस लोगों को बांट सकता है और एक अच्छी बात किसी टूटे हुए व्यक्ति को उम्मीद दे सकती है। अब AI ने लैंग्वेज की पावर को और कई गुना बढ़ा दिया है। इसलिए अगली बार कुछ पोस्ट करने से पहले 3 प्रश्न पूछिए।
क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी को बेहतर बनाएगा? क्योंकि शब्द निकलने के बाद वापस नहीं आते, इसलिए वाणी का उपयोग केवल बोलने के लिए नहीं, निर्माण करने के लिए कीजिए। पार्ट 7, कृषि, पृथ्वी और हमारा भविष्य। मंडल 4 में कृषि से संबंधित एक सुंदर सूक्त भी मिलता है। ऋग्वेद 4 सूक्त 57। यहां खेत, हल, जल, फसल और भूमि से मिलने वाले पोषण की इमेजरी मिलती है। एक भाव है, हे क्षेत्र के स्वामी, हमें ऐसी मधुर और समृद्ध उपज प्रदान करो जैसे गाय दूध देती है। यह मॉडर्न सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का साइंटिफिक मैनुअल नहीं है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण भावना है, मनुष्य और भूमि के बीच संबंध। भूमि केवल एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं है, वह हमें भोजन देती है। जल हमें जीवन देता है। मिट्टी हमारी सिविलाइजेशन को सस्टेन करती है। आज एनवायरमेंटल साइंस हमें लगातार चेतावनी दे रही है। सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर स्कैरसिटी, बायोडायवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज। अगर हम केवल लेते रहे और वापस कुछ नहीं दिया तो संतुलन टूटेगा। इसलिए युवा पीढ़ी के लिए संदेश बहुत स्पष्ट है। अर्थ को रिसोर्स मत समझिए, अर्थ को रिलेशनशिप समझिए। पार्ट 8, आज की सबसे कनेक्टेड लेकिन लोनली जनरेशन। अब इन सारी शिक्षाओं को आज के जीवन से जोड़िए। हम इतिहास की सबसे कनेक्टेड जनरेशन हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में कनेक्टेड हैं? हमारे हजारों ऑनलाइन फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास 2 ऐसे लोग हैं जिनसे हम अपने दिल की बात कर सकें? सोशल मीडिया हमें लगातार कंपैरिजन देता है। कोई हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, कोई ज्यादा रिच है, कोई ज्यादा अट्रैक्टिव है, किसी का करियर बेहतर है, किसी की लाइफ ज्यादा एक्साइटिंग दिखाई देती है, और हम भूल जाते हैं सोशल मीडिया किसी की पूरी जिंदगी नहीं दिखाता, वह केवल उसका सिलेक्टेड फ्रेम दिखाता है। इसलिए यदि कभी लोनलीनेस महसूस हो, फोन को थोड़ा दूर रखिए, प्रकृति में जाइए, परिवार से बात कीजिए, दोस्त से मिलिए, कुछ बनाइए, कुछ पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कोई स्किल सीखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी कीमत केवल अचीवमेंट से मत तय कीजिए। आपकी वैल्यू आपके फॉलोअर्स से ज्यादा है। आपकी वैल्यू आपके सैलरी पैकेज से ज्यादा है। आपकी वैल्यू आपकी अपीयरेंस से ज्यादा है। आप केवल एक डिजिटल प्रोफाइल नहीं हैं, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। पार्ट 9, मंडल 4 से युवा पीढ़ी के लिए 5 सूत्र। तो आइए मंडल 4 की पूरी यात्रा को 5 प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स में समझते हैं। 1, अग्नि की तरह बदलो। परिवर्तन स्वीकार करो, लेकिन अपने मूल्यों को मत छोड़ो। 2, अपने कॉस्मिक कनेक्शन को समझो। आप प्रकृति से अलग नहीं हैं, आप उसी यूनिवर्स का हिस्सा हैं। 3, अपना आर्थ बनाओ। जीवन में डिसिप्लिन, बैलेंस और रिदम पैदा करो। 4, आरभू बनो। केवल कंज्यूमर मत बनो, क्रिएटर बनो, स्किल सीखो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, इनोवेशन करो। 5, अपनी वाणी को साधो। वर्ड्स आर पावरफुल। उनसे रिश्ते बनते हैं, उनसे समाज बनता है, और उन्हीं से समाज टूट भी सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। असली प्रश्न शायद हमें यह पूछना ही नहीं चाहिए, एंशिएंट विजडम सही थी या मॉडर्न साइंस? क्योंकि दोनों की भूमिकाएं अलग हैं। साइंस पूछती है प्रकृति कैसे काम करती है, फिलॉसफी पूछती है अस्तित्व का अर्थ क्या है, और स्पिरिचुअलिटी पूछती है इस अस्तित्व में मैं कौन हूं। ऋग्वेद को आधुनिक फिजिक्स की टेक्स्ट बुक बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी शक्ति इस बात में है कि वह हजारों वर्ष बाद भी हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। रियलिटी क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, नेचर का ऑर्डर क्या है, मनुष्य और यूनिवर्स का संबंध क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, वाणी की शक्ति क्या है, और शायद
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक अच्छा मनुष्य कैसे जिया जाए। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन ये प्रश्न आज भी जीवित हैं। और शायद यही किसी महान ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति है। वह हमें हर उत्तर नहीं देती, लेकिन वह हमें सही प्रश्न पूछना सिखाती है। यही है शाश्वत ज्ञान, प्राचीन को समझना, आधुनिक को देखना और दोनों के बीच से ऐसी विजडम खोज निकालना जो हमारे आज को बेहतर और हमारे भविष्य को उज्जवल बना सके। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शाश्वत ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, मंडल 4 की कौन सी शिक्षा ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तब तक सीखते रहिए, प्रश्न पूछते रहिए, कुछ नया बनाते रहिए और अपने भीतर छिपे उस शाश्वत ज्ञान की खोज करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय सनातन।